Unemployment in India is a significant issue that has been addressed. In Chapter 8 of the Economics textbook for Class 11 Maharashtra State Board, Ignited Minds Tutorials provides a detailed explanation of this topic, delving into the various causes and consequences of unemployment in India. The chapter discusses the different types of unemployment, such as seasonal, frictional, and structural, and analyzes their impact on the economy. Additionally, it explores the strategies and policies implemented by the government to reduce unemployment rates in the country. Through this chapter, students gain a comprehensive understanding of the challenges posed by unemployment and the potential solutions to address this pressing issue. By learning about the complexities of unemployment in India, students can develop a deeper insight into the functioning of the economy and the factors that influence employment opportunities. Ignited Minds Tutorials aims to provide a thorough explanation of this topic, equipping students with the knowledge and understanding necessary to navigate the economic landscape of India. Okay, people will start with बेरोजगारी. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कहीं का भी एक बहुत बड़ा कर्स है. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं बता सकते हैं भाई साहब? अरे रुक जाओ बाबा, रुक जाओ, इतना भी घाई मत करो. सो व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? बोलो. ओके, काम कम रहेगा और ज़्यादा लोग रहेंगे. चलिए, तो पॉपुलेशन आपकी ज़्यादा है और वर्क आपका कम है. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, चलिए, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? नहीं, एजुकेशन इज द रीजन फॉर एम्प्लॉयमेंट. क्या आपको लगता है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं या पैसा कमा रहे हैं सबके सब एजुकेटेड हैं? है क्या? नहीं है ना. 80% फीसदी जो काम करके कमा रही है वो एजुकेटेड नहीं है. ठीक है, तो एजुकेशन इज अ फैक्टर, वी विल कंसिडर दैट लेटर. ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक फैक्टर है. पॉपुलेशन ज़्यादा हो और वर्क आपका कम हो तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जनरेट करता है. मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. लेट्स से नाउ यू हैव टू कैटेगराइज दिस एज वेदर इट इज एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, ओके. सो एक तो ये सिचुएशन होगा कि भाई साहब आपका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जैसे लेट्स से एक कोई डॉक्टर है. ठीक है, वो सुबह से शाम तक पेशेंट्स को देख रहा है. ठीक है, लेकिन फ्री में देख रहा है. इज ही अनएम्प्लॉयड? यस, ही इज अनएम्प्लॉयड. तो अभी आप ये नहीं बोल सकते कि वर्क नहीं है उसके पास. वर्क काम कर रहा है वो, लेकिन ही इज नॉट जनरेटिंग एनी इनकम फ्रॉम दैट. तो ऐसा नहीं है कि लोग बिजी नहीं है, काम कर रहे होंगे लेकिन पैसा जनरेट नहीं हो रहा है. तो इसको अपन एक टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट ही बोलेंगे. ठीक है, जैसे समझो सम्यक एक बहुत बड़ा फार्मर है और इसकी भाई साहब ये खेती है. ठीक है, इस खेती में सम्यक और उसके 2 सन, ठीक है, दे आर वर्किंग एंड दे आर जनरेटिंग 10 क्विंटल्स किसी अनाज का जनरेट कर रहे होंगे. अभी सम्यक ने बच्चे पैदा किए और लेट्स से उसके 10 बच्चे हो गए. ठीक है, तो सम्यक प्लस हिज 10 किड्स, दे आर ऑल्सो वर्किंग हियर एंड लेट्स से दे आर जनरेटिंग 10.5 क्विंटल्स. कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हुई 8 जन के एम्प्लॉयमेंट से. तो इज दिस अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? यस इट इज. इसको अपन बोलते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. मतलब जितने लोग जरूरत है उससे ज़्यादा लोग उसमें एम्प्लॉयड हैं, मुनाफा कुछ नहीं हो रहा है. ठीक है, सो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारे तरीकों के होते हैं. ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है तो ही वो अनएम्प्लॉयमेंट होगा. हो सकता है एक आदमी बहुत बिजी हो लेकिन इज नॉट एबल टू जनरेट मनी, तो दैट इज एन अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे फीचर्स होते हैं. हाँ, एजुकेशन, पॉपुलेशन ज़्यादा होना, ये सारे अलग अलग चीज़ें हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देते हैं. बट फॉर द टाइम बिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी डेवलपिंग सेक्टर का एक बहुत बड़ा मापदंड है. जितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि भाई साहब उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ हो. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे जाते हैं भाई साहब. अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच पीपल इन द एज ग्रुप. अभी आप ध्यान से सुनिए इसको. ठीक है, क्या आप अनएम्प्लॉयड हैं? नहीं. प्रैक्टिकल सेंस में आर यू एक्सपेक्टेड टू बी एम्प्लॉयड एट दिस एज? नो.
राइट, यू आर स्टडिंग, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एम्प्लॉयड। लेकिन कायदे से अगर हम देखेंगे 15 से लेकर 59 ईयर्स, अगर कोई भाई साहब 75 साल का बुढ़ा है, क्या हम उसको बोलेंगे तुम अनएम्प्लॉयड हो? नहीं भाई साहब, दैट इज नॉट हिज एज टू वर्क। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन in which people in the age group of 15 to 59 years are able and willing to work at the prevailing wage but they are unable to get a job। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, इसको जरा सा ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, अरे तुम कहाँ ऐसा कर रहे हो भाई साहब? ओके, सो यहां पे क्या है, देखो तीन चीजें हैं। एक तो एज ग्रुप क्या है, 15 से 59 ईयर्स। यस, हम मान सकते हैं कि आप अनएम्प्लॉयड हैं, आप 15 साल क्रॉस कर चुके होंगे तो आप अनएम्प्लॉयड हैं, लेकिन आपकी गिफ्ट्री अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं होगी, क्योंकि हमारे इंडिया में जनरली लोग 11-12 साल से भी काम करते हैं, बच्चे लोग जो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए 15 टू 59 ईयर्स जो है तो काम करने का पॉपुलेशन है। ठीक है, आर एबल, दे आर एबल टू डू वर्क, कोई डिसेबल्ड नहीं है। ठीक है, एंड विलिंग टू वर्क, और इच्छा भी है लेकिन काम नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसे एक पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं विच इज एबल, उसके पास एबिलिटी है और इच्छा भी है काम करने की। कुछ लोग हैं भाई साहब एबिलिटी बहुत है, नहीं काम करना ही नहीं है भाई साहब, ऐसे वाले पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे आप। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉपुलेशन विच बिलोंग्स टू द एज ग्रुप ऑफ 15 टू 59 ईयर्स। इट हैज गॉट विलिंगनेस एज वेल एज द एबिलिटी टू वर्क, बट स्टिल इट इज नॉट गेटिंग द वर्क एज पर इट्स चॉइस और एज पर द प्रिवेलिंग वेज। ठीक है, देन दे आर अनेबल टू गेट अ जॉब एंड दिस इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन नॉर्मल एनीवन हु इज नॉट गेनफुली एम्प्लॉयड। गेनफुली एम्प्लॉयड मतलब उसको उतना पैसा नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी इज सेड टू बी अनएम्प्लॉयड। ठीक है, ऐसा किसी भी इंसान को अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, अनएम्प्लॉयड। ठीक है, ओके, इन इकोनॉमिक्स अनएम्प्लॉयमेंट इज टू बी स्टडीड इन रिस्पेक्ट टू नेचर, वर्किंग एज ग्रुप, डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर, प्रिवेलिंग वेज रेट। ठीक है, इन सब चीजों पे भाई साहब सिचुएशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो अगर भाई साहब यहाँ पे देखोगे इकोनॉमिक्स में हम किन चीजों पे भाई साहब डिस्कशन करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की चीज होती है भाई साहब नेचर पे। नेचर पे मतलब क्या हो जाएगा आपका, देखो अभी आप बोल रहे हो कि भाई मैं राजस्थान में एकदम पूरे डेजर्ट एरिया में रहता हूँ, एकदम पूरे प्रॉपर डेजर्ट एरिया में, वहां पे आपको क्या काम मिलने वाला है? या आप कच्छ में रहते हैं भाई साहब, या आप हिमालयज में आपने घर बना लिया है, वहां पे आपका ऐसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे। तो ये नेचर है। नेचर मतलब जैसे मुंबई जैसे जगह पे रहकर अगर कोई पैसे नहीं जनरेट कर पा रहा है तो निहायत ही निकम्मा इंसान होगा, है ना, क्योंकि इसको फाइनेंशियल कैपिटल बोला जाता है। कुछ ना कुछ करके भाई साहब कोई ना कोई कमाई आप कर ही लेंगे। पानी पूरी का ठेला भी लगा लेंगे तो दिन के भाई साहब 3000 रुपये कमा सकते हैं आप। ठीक है, सो ऐसा है। तो नेचर मतलब आपका नेचर क्या है आजू बाजू का। ठीक है, वर्किंग एज ग्रुप आप 15 टू 65 के हैं कि नहीं। ठीक है, दैट इज बेसिकली वर्किंग एज ग्रुप। डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर, क्या डिमांड है और क्या सप्लाई है लेबर का। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होगा, जितने ज़्यादा फैक्ट्रीज डेवलप होंगे, उतना ज़्यादा डिमांड लेबर का बढ़ेगा और उतनी ज़्यादा सप्लाई भी होगी। प्रिवेलिंग वेज रेट, हर इंडस्ट्री का भाई साहब एक वेज रेट होता है। वेज रेट मतलब जैसे डॉक्टर्स की एक सैलरी होती है, तो अगर आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो उनके पास एक ऐसा लिखा रहेगा, देखो कि फिजिशियन कंसल्टेशन का है भाई साहब, या भाई साहब कोई कॉम्प्लिकेटेड बीमारी का इलाज का कितना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारी चीजें लिखी रहती हैं। ठीक है, तो हर एक का एक वेज रेट होता है। वेज रेट मतलब पगार का रेट। ठीक है, सो दीज आर थिंग्स दैट आर देयर। ओके ओके ओके। Situations of unemployment. The various situations of unemployment can be explained as follows. Involuntary unemployment. Involuntary unemployment मतलब it refers to a situation in which people are willing to work but there is no work for them due to excess labor force in relation to demand for labor. ये होता है भाई साहब आपका excessive population less of work वाला situation. ठीक है, मतलब people are willing to work and people are able to work and people are ready to work at the wage rate but they are not getting jobs because there is excessive workforce involved. काफी सारा workforce involved है। ठीक है, so demand for labor. Voluntary unemployment. Voluntary unemployment मतलब हमारी इच्छा ही नहीं है काम करने की, हम नहीं करेंगे भाई साहब, हमारे पास विलिंगनेस ही नहीं है। ठीक है, लेट्स से अगर आप भाई साहब 65 के हो गए, नाउ आई कैन नॉट डू वर्क। ठीक है, तो मैंने रिटायरमेंट, आप बहुत बार ऐसा सुनेंगे द पर्सन हैज टेकन वॉलंटरी रिटायरमेंट। ठीक है, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है। ठीक है, तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे आप इसको। ठीक है, विल कॉल दिस एज वॉलंटरी। इट इज अ टाइप ऑफ सेल्फ अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन अ पर्सन इज फिट टू वर्क
बट नॉट विलिंग टू वर्क। तो फिट टू वर्क है चलो, बट नॉट विलिंग टू वर्क, इच्छा ही नहीं है भाई साहब काम करने की, ठीक है। अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली वही सिचुएशन होगी, समय के 10 बच्चे हैं वैसा, वो तो 2 बच्चों के साथ जितना प्रोडक्शन करवा रहा था 10 बच्चों के साथ भी लगभग उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। मतलब उस खेती बाड़ी में उतने 8 लोगों की जरूरत नहीं है, शायद उन 2 लोगों की भी जरूरत नहीं है अगर मैकेनाइज फार्मिंग किया जाए तो, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब आपको वेज रेट नहीं है, मतलब आप बहुत लो वेजेस में काम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा सिचुएशन, ठीक है। इट इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन्स कैपेसिटी टू वर्क इज अंडर यूटिलाइज्ड। यही 8 बच्चे अगर भाई साहब बाहर जाके कोई काम करते होते और उससे पैसा जनरेट करते होते तो दैट वुड हैव बीन बेटर, ठीक है। सो ये अंडर यूटिलाइज्ड हो गया, ठीक है। एन अकाउंटेंट वर्किंग एज ए डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, और ये अक्सर होता है भाई साहब, इंजीनियरिंग के जो लोग बैकग्राउंड के होते हैं अक्सर उनसे मार्केटिंग का काम भी करवाया जाता है, ठीक है। सो एक अकाउंटेंट है भाई साहब जिसको आप डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का काम करा रहे हैं, सो इट इज बेसिकली अंडर एम्प्लॉयमेंट, दिस इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ओके। और हमारे इंडिया में लगभग ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। कोई डिग्री किसी चीज की होती है लेकिन उससे काम कुछ और करवाया जा रहा है। फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इट इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ये एक ड्रीम सिचुएशन है, मतलब इसको अचीव करना लगभग असंभव है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन विच ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर, मतलब हर एक बंदा एम्प्लॉयड है और हर एक को उतनी पगार मिल रही है जितने उसको मिलना चाहिए, ठीक है, ओके। टाइप्स ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, अभी रूरल एम्प्लॉयमेंट पे आते हैं। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट refers to the unemployment found in villages. The various types of rural employment are seasonal unemployment, ठीक है, a large number of people remain unemployed during the slack season. slack season मतलब जब खेती बाड़ी ज्यादा नहीं हो रही है, ठीक है, और in the off season mainly in agriculture. This is form of unemployment is called seasonal unemployment. मतलब देखो हर क्रॉप का एक सीजन होता है भाई साहब, ठीक है, वीट का, राइस का, उस क्रॉप के सीजन के दरमियान तो आप कुछ कर नहीं सकते, तो यहाँ पे भाई साहब एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स जो है तो अनएम्प्लॉयड रहता है उस टाइम पे। रीजन, सिंस एग्रीकल्चर आपका एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, ये मानसून पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, तो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। फार्मर्स हैव टू डिपेंड अपॉन मानसून फॉर कल्टिवेशन। मेजॉरिटी ऑफ द लेबर फोर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर remains unemployed for 5 to 7 months in a year approximately. एग्रीकल्चर सेक्टर में 5 से 7 महीने इनके पास काम नहीं होता है, ठीक है, तो ये जनरली इधर उधर का काम करके कैसा भी करके खर्चा चलाते हैं, सो इसको अपन बोलेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो फाउंड इन टूरिज्म। जैसे अभी टूरिज्म में कैसा है देखो, जैसे कोई टूरिस्ट स्पॉट ले लो आप, जैसे हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इस टाइम पे बर्फबारी हो रही है, या जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे इस टाइम पे इतनी ज़्यादा बर्फबारी हो रही है कि टूरिज्म नहीं कर सकते अपन, तो वहाँ पे जो टूरिस्ट के कैब्स हैं, या वहाँ पे जो भाई साहब बोट्स हैं, या वहाँ पे जो टूरिस्ट गाइड्स हैं, वो अभी आउट ऑफ जॉब रहेंगे, उनके लिए कुछ करने का मौका ही नहीं है। गोवा में भी ऐसा ही है, आपका 3-4 महीने बारिश होती है, तब सब कुछ क्लोज डाउन हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो लोग वहाँ पे नहीं रह पाएंगे, तो क्यों ही जाएंगे वहाँ पे। तो ये आपका भाई साहब टूरिज्म में भी हमको देखने को मिलता है, इस टाइप का सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हमको टूरिज्म में भी देखने को मिलता है। मैरिज बैंड्स में देखिए, शादियों का एक सीजन चलता है, ठीक है, और उन शादियों के सीजन में भाई साहब रमरमा भाई साहब, ये जब जितने भी केटरर्स हैं और जितने भी मैरिज बैंड्स होते हैं वो चलते हैं, जब वो शादियों का सीजन नहीं होता है तब ये नहीं चलता है, तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। शुगर फैक्ट्रीज का भी जब शुगर केन प्रोडक्शन होता है और शुगर का मैन्युफैक्चरिंग होता है तभी चलता है, वरना शुगर केन के क्रॉप पे ही इनकी डिपेंडेंसी है, और जब भी आपका किसी क्रॉप पे डिपेंडेंसी होगा तो वहां पे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। आइस फैक्ट्री में क्या होता है भाई साहब, आइसक्रीम के लिए आइस फैक्ट्री, ठीक है, तो आइस फैक्ट्री मतलब आपका अभी ठंडी चल रही है जैसे, तो ये बहुत सारी आइस फैक्ट्रीज अभी बंद रहती हैं, ठीक है। फिशरीज, तो ये सारे जितने भी हैं आपके तमाम, ये आपके क्या होते हैं, दीज आर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है इन सब सेक्टर्स में, ठीक है। Disguised unemployment. Now what is disguised unemployment? Disguised unemployment is when you are not working. जैसे मैंने आपको बोला कि इनके 10 बच्चे हुए, 2 काफी थे, लेकिन 8 जो बच्चे हैं अभी जो खेत में काम कर रहे हैं उससे पैदावार में कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही है, there is no increase in the production, it's almost the same, so we will call these 8 people who are employed there. कहने को तो ये पूरा दिन काम कर रहे हैं, ये 8 बच्चे इसके काम कर रहे हैं खेतों में भाई साहब, कुछ
मतलब फावर चला रहे होंगे या कुछ काम कर रहे होंगे, बट इज दिस रिजल्टिंग इन एनी इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी? नो। सो उसको अपन क्या बोलेंगे? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जिसका प्रोडक्टिविटी जीरो है, ठीक है। सो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हेन you are employed, when you are busy, but when you are not productive. It is a situation in which more people are doing the work than actually required. 2 लोगों से जितनी पैदावार हो रही थी उस खेत में, अभी 10 लोगों से भी उतनी ही हो रही है लगभग, ठीक है। Even if some workers are withdrawn, ठीक है, the production does not suffer, ठीक है। It is known as invisible unemployment. तो देखने को तो हम देख रहे हैं कि भाई साहब 10 के 10 लोग भाई साहब खेत में लगे पड़े हैं, लेकिन पैदावार कितनी हो रही है? उतनी ही, ठीक है। So there is no increase in the production with the increase in the number of people employed there. Are we connecting to these people? ठीक है। So this is called disguised unemployment. Reason, the excessive pressure on land, ठीक है, काफी सारा प्रेशर बनता है भाई साहब लैंड में, ज्यादा से ज्यादा पैदावार करें। जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में ये देखने को मिलता है। लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज रिजल्ट इन दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ज्यादा करके आपको इस सेक्टर में इस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अभी जो लोग भाई साहब बचपन से खेती बाड़ी देखते आ रहे हैं, उनके दिमाग में खेती बाड़ी के सिवा और कुछ सूझेगा नहीं, तो वो खेती बाड़ी मतलब उन्होंने अपने स्किल सेट को डेवलप ही नहीं किया है कि दूसरा कोई काम कर सके, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे काफी सारा डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट आपको ज्यादा करके एग्रीकल्चर सेक्टर में डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। Disguised unemployment is generally found in villages in India. It is estimated that nearly 20% of the labor force is disguisedly unemployed in the rural areas. ये जो 8 लोग हैं, ये अगर बाहर आकर कोई दूसरा काम करें तो फैमिली के लिए इनकम जनरेट होगा, लेकिन नहीं, लगे पड़े हैं उसी खेत में, ठीक है। उनको लग रहा है कि वो काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत जो है वो प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट नहीं हो रही है, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड अ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, टाइप्स ऑफ अर्बन एम्प्लॉयमेंट। अभी हम रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में एक आता है आपका डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ विल टॉक अबाउट अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन मतलब शहर में अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन अर्बन एरियाज। सो इट बेसिकली रेफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट टाउन्स एंड सिटीज ऑफ द कंट्री, ठीक है। द वेरियस टाइप्स ऑफ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा भाई साहब? एक तो हो गया आपका एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो पढ़े लिखे फौज की भाई साहब अनएम्प्लॉयमेंट। अभी जब आप पढ़ लिख लेते हैं तो आप कोई भी काम नहीं करेंगे, है ना। जैसे अगर भाई साहब किसी ने पढ़ाई लिखाई नहीं की होगी, वो रिक्शा भी चला लेगा, वो वैसा पानी पूरी बेचने का काम भी कर लेगा, समोसा तल के भी खिला देगा, वड़ा पाव भी कर लेगा, वो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन जब आप पढ़ लिख लेते हैं तो आप जनरली एक ऑफिस जॉब, अकाउंटेंट, इन सब चीज़ों का जॉब ढूंढते हैं, और जब ऐसे जॉब्स आपको नहीं मिलते हैं तब प्रॉब्लम होगी। तो दैट इज कॉल्ड एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अभी टेक्नोलॉजिकल एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है? किसी इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजिकल नीड है और उस टेक्नोलॉजी को आप अभी तक समझे नहीं है। जैसे समझ लो किसी सॉफ्टवेयर में आपको काम करना है और इसके लिए आपको कंप्यूटर का साउंड नॉलेज प्रोग्रामिंग का होना चाहिए, जो आपको नहीं है, तो आप किस कदर के अनएम्प्लॉयमेंट में आएंगे? टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट में। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जैसे देखो पेप्सी कंपनी, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक है, तो कोल्ड ड्रिंक भाई साहब हॉट सीजन में बिकेगा, हालांकि यहाँ पे तो अभी भी बिकता है, लेकिन अगर आप नॉर्थ में चले जाओगे तो अभी पेप्सी, कोका कोला आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, शायद लोग रखेंगे भी नहीं, कौन ही पिएगा अभी इतनी ठंड में वहाँ पे, ठीक है। तो ये एक साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। मतलब इस टाइम पे ज्यादा प्रोडक्शन होगा नहीं, इस टाइम पे ज्यादा प्रोडक्शन होगा नहीं, तो इतना लेबर फोर्स रख के क्या क्या मतलब है, ठीक है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, कभी कभी भाई साहब कंपनी के स्ट्रक्चर में पूरा चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, तो फ्रिक्शन भी क्रिएट होता है कभी कभी। देखिए दिस वी विल स्टडी ऑल दीज हेड्स, ठीक है। एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, अभी पता हम देखेंगे एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। मीनिंग एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन whereby people are educated and willing to work but they do not get jobs, ठीक है। एक मिनट भाई साहब, ओके। सो यहां पे क्या है भाई साहब? एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर बाय पीपल आर एडुकेटेड एंड विलिंग टू वर्क बट दे डू नॉट हैव जॉब्स। एडुकेटेड हैं, काम भी करना चाहते हैं, लेकिन दे डू नॉट हैव जॉब्स। रीजन कैजुअल अप्रोच टू एजुकेशन, इम्बैलेंस बिटवीन जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड नंबर ऑफ एडुकेटेड यूथ, ठीक है। तो आपका कैजुअल अप्रोच है एजुकेशन के लिए। एजुकेशन जब किया था उन्होंने सीरियसली नहीं किया था,
ठीक है। अभी अगर आप देखोगे भाई साहब, अगर किसी को एक टॉपर मिल रहा है अपने कंपनी में और किसी को भाई साहब 40% वाला मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वो किसको सिलेक्ट करेगा? टॉपर को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब कैजुअल अप्रोच टू एजुकेशन, इम्बैलेंस बिटवीन जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड नंबर ऑफ एजुकेटेड यूथ, प्रेफरेंस फॉर व्हाइट कलर जॉब्स। भाई साहब अगर आप एक बार एजुकेटेड हो जाते हैं तो आपको मतलब एक नॉर्मल व्हाइट कॉलर जॉब करना है। व्हाइट कॉलर जॉब मतलब बैठे बिठाए ऑफिस में वैसा कंप्यूटर के नीचे एसी के नीचे वैसा वाला जॉब ही करना है, इस तरीके का प्रेफरेंस, ठीक है। ओके, लैक ऑफ एम्प्लॉयबल स्किल्स, आपको कंप्यूटर्स नहीं आते हैं या आप भाई साहब लोगों से बात करने का तरीका नहीं जानते हैं, तो ये आपके एम्प्लॉयबल स्किल्स के वजह से भी आपका एजुकेशन होने के बावजूद भी आपको इन सब चीज़ों में स्किल सेट नहीं है, जिसके वजह से आपका अनएम्प्लॉयमेंट होता है। लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट अवेलेबल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, तो कभी कभी आप देखोगे कि इस कंपनी में आप फिट हो जाते थे अगर आपने 6 महीने का एक कंप्यूटर का कोर्स कर लिया होता, लेकिन आपने उसको नहीं किया और आप कहीं और लग गए और जीवन भर वही काम करते रहे, ऐसा भी होता है, ठीक है। एक 2-3 महीने का अगर आपने कंप्यूटर कोर्स या प्रोग्रामिंग कर ली होती तो एक अच्छा जॉब आपको मिल गया होता। तो ये आपका लैक ऑफ अवेयरनेस है कि आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए, जिसके वजह से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से खिसक गई और आपने कभी हंट भी नहीं किया, ठीक है। Awareness about educational opportunities result in this type of unemployment among educated youth in India. डिग्री पा लेना ही आपको जॉब एश्योर नहीं करेगा, लेट दैट बी वेरी क्लियर। कहीं से भी अगर आप डिग्री पा लेते हैं तो आपको जॉब नहीं मिल जाएगी भाई साहब। उसके लिए भाई साहब आपको स्पेशल स्किल सेट्स कुछ होना चाहिए। इंडिया में भाई साहब एजुकेटेड क्राउड की कोई कमी नहीं है। वाई वुड अ पर्सन गिव यू अ जॉब? यू हैव टू हैव सम अमाउंट ऑफ स्किल सेट्स, इधर इन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी और कोई ना कोई स्किल सेट आपका होगा जो कंपनी को फायदे करेगा, तभी जाकर आपको जॉब मिल सकता है, ठीक है। ओके, सो एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट, दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड अमॉन्ग मैट्रिकुलेट्स, मतलब जिन्होंने 10th पास किया है, अंडर ग्रेजुएट्स 12th पास किया है, ग्रेजुएट्स मतलब पूरा ग्रेजुएशन किया, और पोस्ट ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन के बाद भी 2-3 साल की पढ़ाई की है। ऐसे टाइप के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, इनमें इस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है। या तो उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है या तो अपने आप को एम्प्लॉयबल नहीं बनाया है, जिनके वजह से पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनको जॉब्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट मीनिंग इट रिफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। द अनएम्प्लॉयड वर्कर्स मे बी स्किल्ड और अनस्किल्ड, दिस इज जनरली अ फॉर्म ऑफ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा करके देखने को मिलता है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, द अनएम्प्लॉयड वर्कर्स में भी स्किल्ड भी हो सकते हैं और अनस्किल्ड भी हो सकते हैं। ये एक टाइप का क्या हो जाएगा भाई साहब? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज, लो अडेप्टेबिलिटी टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इनकन्वीनियंट लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, लो मोबिलिटी ऑफ लेबर एक्सेट्रा रिजल्ट इन दिस टाइप ऑफ लेबर। देखिए कूपन दे देखो, स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अगर किसी जगह पे इंडस्ट्री का ग्रोथ ही बड़ा स्लोली हो रहा होगा तो वहां पे इस टाइप का इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। इंडस्ट्रीज ही ग्रो नहीं हो रहे हैं तो मतलब इक्के दुक्के लोगों को ही जॉब मिल रहा है इंडस्ट्रीज में, इट्स नॉट ग्रोइंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच देयर विल बी स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रो हुआ है और जितनी ज्यादा पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है उतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज की ग्रोथ नहीं हुई है, तो भी इस टाइप का चीज होगा, ठीक है। लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज, आपके प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटीज लैक कर रहे हैं, ठीक है। लो अडेप्टेबिलिटी टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जैसे कोरोना के टाइम पे आपके ऑनलाइन क्लासेस हो रहे थे, राइट, स्कूल्स और कॉलेजेस में। सबसे बड़ी दिक्कत किसको आई थी? टीचर्स को, ठीक है। आपको तो वैसे आप मोबाइल से आप मतलब वाकिफ होंगे बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन बहुत सारे जो सीनियर टीचर्स थे उनके लिए अरे यार ये क्या है, कैसे इसको कैसे जाते हैं वो, तो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे टीचर्स जो इन चीज़ों को अडेप्ट नहीं कर पाए उनको भाई साहब टीचिंग छोड़नी पड़ी, ऐसा बहुत बड़ा हुआ, ठीक है, ऐसा बहुत बार हुआ। और भी बहुत सारे लोग थे जो अपने चीज़ों को ऑनलाइन नहीं ले जा पाए या अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए, ठीक है। सो लो अडेप्टेबिलिटी टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अगर आप अडेप्ट नहीं कर रहे हैं या लो अडेप्टेबिलिटी का ये दिखाते हैं तो भी आप पीछे रह जाएंगे, ठीक है। इनकन्वीनियंट लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, दूर दराज इलाकों में आपने इंडस्ट्रीज को लोकेट किया, कौन जाके वहां पे काम करेगा, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लो मोबिलिटी ऑफ लेबर, और लेबर को हम ज्यादा मूव नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे एरिया पे आपने इंडस्ट्री को सेटअप किया है, तो दिस टाइप विल बेसिकली जनरेट इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट।
द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट आर टेक्नोलॉजिकल, मतलब आप टेक्नोलॉजिकली उतने एडवांस्ड नहीं है, आप टेक्नोलॉजी को आपने ठीक से नहीं पकड़ा है, ठीक है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। आपने टेक्नोलॉजी को उतनी अच्छे से नहीं समझा है, उसके बारे में अपने स्किल सेट को एक्सपैंड नहीं किए हैं, उसके बारे में ज़्यादा अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है, या पढ़ाई उस फील्ड में नहीं की है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, मीनिंग द अनएम्प्लॉयमेंट विच रिजल्ट्स फ्रॉम चेंजेस इन टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अभी भाई साहब आप विंडोज 11 का ज़माना है, आप भाई साहब विंडोज 98 चला रहे हो तो नहीं चलेगा ना भाई साहब, ठीक है, नहीं चल पाएगा। इफ़ यू हैव नॉट अपग्रेडेड योर सेल्फ टू विंडोज 11 एंड यू आर वर्किंग ऑन डॉस सिस्टम, उस टाइम पे जो एग्जिस्ट करता था, तो नहीं चलेगा भाई साहब, ठीक है। ओके, दैट विल बी बेसिकली अ टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज कैपिटल इंटेंसिव एंड हेंस रिक्वायर्स लेस लेबरर्स, ठीक है। इसमें भाई साहब पैसा ज़्यादा लगता हो लेकिन लेबरर्स कम लगते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऐसी है। When new techniques are introduced in the industrial sector, existing workers are displaced from their jobs due to lack of proper training. ज़्यादा करके इंडस्ट्रीज जब न्यू टेक्नोलॉजी, अभी जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मुंबई में, ठीक है। मुंबई हाउ डिड इट डेवलप? महाराष्ट्र एज अ होल वाज कॉटन मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा थी, कॉटन टेक्सटाइल्स बहुत ज़्यादा थे, और इस तरह से कॉटन मिल्स बने। इन कॉटन मिल्स में काम करने के लिए दूर दराज गाँव से बहुत भर भर के लोग आए, ठीक है। एंड दैट्स हाउ द पॉपुलेशन इन मुंबई सडनली स्टार्टेड इंक्रीजिंग। और जब पॉपुलेशन बढ़ने लगा तो सिविक अथॉरिटीज को इंफ्रास्ट्रक्चर को अवेलेबल कराने लगना पड़ेगा, रोड्स, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट वगैरह ये सब बढ़ने लगा धीरे धीरे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मैनेजमेंट और वर्कर्स में स्ट्राइक्स होने लगी, पगार बढ़ाओ, बहुत सारी और भी समस्याएं, ठीक है। तो अभी मैनेजमेंट और वर्कर्स में जब स्ट्राइक होने लगी, एक कंपनी में हुआ, दूसरी कंपनी में हुआ, तीसरे में, इन सारे मिल्स में धीरे धीरे स्ट्राइक होने लगा। और स्ट्राइक जैसा एक चीज़ जब आता है तो दोनों को परेशान करता है, मैनेजमेंट को भी और वर्कर्स को भी। मैनेजमेंट का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो सेल नहीं होगा, तो दोनों अपना उपाय खोजेंगे भाई साहब। तो मैनेजमेंट क्या तरीका निकालेगा भाई साहब, आज हमने इनकी बातें मान भी ली तो कल को फिर से वो स्ट्राइक करेंगे, फिर से बात मानो, तो एक काम करो ना, इनको ही हटा देते हैं, अपन मशीन्स ले आते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, हमारे पैसे कुछ जाएंगे ना, लेकिन एक टाइम के लिए जाएंगे, बार बार हमको इनके साथ चेंज नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पे मेरे को भाई साहब 100 लोग लग रहे, एक मशीन 100 लोगों का काम कर देगा, चुपचाप मेरा जो काम है वो करता रहेगा भाई साहब, ठीक है। सो इस तरह से क्या होने लगा, मिल्स वाले जो है मशीन्स को इंस्टॉल करने लगे, और धीरे धीरे इतना बड़ा जो एक क्राउड था वो अनएम्प्लॉयड होने लगा, ठीक है। ये टाइप का जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। कैपिटल इंटेंसिव रिक्वायर्स लेस लेबरर्स। व्हेन न्यू टेक्निक्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्जिस्टिंग वर्कर्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर जॉब्स, तो डिस्प्लेस हो जाते हैं, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग। अभी ये कहाँ जाएंगे भाई साहब, तभी इनको कुछ दूसरा अपने आप को अपग्रेड करके किसी दूसरे जॉब में लगना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। आप देखोगे जो लोग भाई साहब आईटी सेक्टर में होंगे ना, वो अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा उनको। दे हैव टू कॉन्स्टेंटली अपग्रेड देमसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ कौन सा नया सॉफ्टवेयर आया है, इसको हम कैसे चला सकते हैं, इससे हम कैसा फायदा उठा सकते हैं, ये सब उनको कॉन्स्टेंटली करते रहना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स अ कॉन्स्टेंट अप्रोच। ओके, एग्जाम्पल कंप्यूटराइजेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ रोबोटिक टेक्नोलॉजी लीड टू दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जितना ज़्यादा कंप्यूटराइजेशन होगा और जितना ज़्यादा ऐसा पब्लिक होगा जो कंप्यूटर्स को जानता ही ना हो, उतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। द मोर विल बी द अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, अभी किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट होगा, एवरी बिजनेस गोज थ्रू अप्स एंड डाउन्स, ठीक है। द अनएम्प्लॉयमेंट विच रिजल्ट्स फ्रॉम साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस इन द लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इज कॉल्ड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। द इकोनॉमी पासेस थ्रू द फेजेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड डिप्रेशन। तो इकोनॉमी में भाई साहब प्रॉस्पेरिटी भी होती है और डिप्रेशन भी होता है। ड्यूरिंग डिप्रेशन इफेक्टिव डिमांड क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका गिर जाएगा, ठीक है। डिमांड एक गुड्स की गिर जाएगी, ठीक है, दैट विल बेसिकली फॉल। वन मोमेंट। सो ड्यूरिंग डिप्रेशन, ठीक है, अभी जैसे बहुत सारे जगहों पे रिसेशन चल रहा है, ठीक है, मतलब आउटसाइड इंडिया बहुत ज़्यादा रिसेशन चल रहा है, डिप्रेशन भी चल रहा है। डिप्रेशन मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ के चली गई हो उसके लिए डिप्रेशन नहीं, डिप्रेशन मतलब इकोनॉमिक डिप्रेशन, ठीक है। सो द इकोनॉमी पासेस थ्रू फेजेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड डिप्रेशन। ड्यूरिंग डिप्रेशन इफेक्टिव डिमांड फॉल्स, ठीक है, तो डिफरेंट डिमांड आपका गिर जाएगा, प्रोडक्टिविटी भी गिर जाएगी, ठीक है। द फॉल इन इफेक्टिव डिमांड लीड्स टू फॉल इन प्राइसेस and profits of producers. As a result, there is corresponding decline in investment,
and production of commodities. A fall in production leads to a fall in employment. तो आपका प्रोडक्शन गिरेगा और ये सारी चीजें हो जाएंगी. ये आपका साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है. Approximately 15,000 employees of Jet Airways lost their jobs when the airlines temporarily shut down their operations in 2019. तो जेट एयरवेज में तुम्हारा बिल्कुल भी पढ़ने में मन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रहता है. नहीं, मेरे को दिखता है नहीं रहता है तो घर बैठा करो यार, आगे क्या फायदा. Approximately 15,000 employees of Jet Airways, they had lost their jobs when airlines temporarily shut down their operations. 2019 में 15,000 लोगों का फटाक से जॉब गया. ठीक है. सो इस तरीके की चीजें होती रहती है. ठीक है. अभी क्या ये 15,000 लोगों को दूसरे किसी कंपनी में जॉब मिल जाएगा? शायद किन्हीं को मिल जाए, लेकिन एक साथ इतने ज्यादा वैकेंसीज किसी भी कंपनी में नहीं रहेंगे. ठीक है. सो दिस रिजल्ट्स स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. द अनएम्प्लॉयमेंट विच रिजल्ट्स फ्रॉम ड्रास्टिक चेंजेस इन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. तो भाई साहब इकोनॉमी में बहुत ज्यादा चेंजेस आए. ठीक है. इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट इज अ लॉन्ग टर्म फिनोमिना. ये भाई साहब बहुत भयंकर होता है. भयंकर होता है इसलिए क्योंकि समझ लो गवर्नमेंट चेंज हुई और गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसीज लाई और इस नई पॉलिसीज के चलते पूरा बिजनेस का ढांचा ही बदल गया. ठीक है. जैसे जीएसटी आया. ठीक है. जीएसटी जब आया, इसके पहले भाई साहब दूसरा टैक्स चल रहा था. जीएसटी से बहुत अच्छा हुआ या बहुत बुरा हुआ, दैट्स नॉट माय टॉपिक. लेकिन जैसे ही जीएसटी आया, ठीक है, तो आपके बिजनेस करने का तरीका ही अलग हो गया. बिजनेस का पूरा फॉर्मेट ही चेंज हो गया. ठीक है. इट एंटायरली चेंज. तो इसको अपन बोलते हैं क्या? स्ट्रक्चरल चेंज आया है. अभी इसके लिए अगर अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो इसलिए होगा क्योंकि लोग इसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है. या गवर्नमेंट ने इसको भाई साहब एक स्मूथ ट्रांजिशन पीरियड नहीं दिया है. ठीक है. दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. ओके. ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी देयर अराइजेस अ मिसमैच between the skills of workers and the jobs that are actually available. This mismatch will result in unemployment. ठीक है. According to a recent report, the plastic and thermocol ban. अभी जैसे देखो कुछ सालों पहले, अभी तो कोरोना के बाद से फिर से प्लास्टिक और थर्मोकोल चालू हो गया क्योंकि हमारे बहुत सारे जो पीपीडी किट्स है वो उससे ही बनते थे. लेकिन एक ये चला था भाई साहब प्लास्टिक और थर्मोकोल को बैन करने के लिए. इन महाराष्ट्र led to a loss of almost 3 lakh jobs. ठीक है. तो 2018 में जब ये बैन इंपोज हुआ प्लास्टिक और थर्मोकोल पे, क्योंकि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, सो इट एक्चुअली लेड टू अ लॉस ऑफ 3 लाख जॉब्स. तो ये एक स्ट्रक्चरल चेंज है. आप इसको कर रहे हैं किस लिए? ताकि आप एनवायरनमेंट को बचा सके, लेकिन साथ ही साथ भाई साहब 3 लाख लोगों का जॉब चला जाएगा. ठीक है. गया स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. फ्रिक्शनल. द अनएम्प्लॉयमेंट विच रिजल्ट्स फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, power failure, shortage of raw materials, strikes by workers, etc. is called frictional unemployment. Frictional unemployment is temporary by nature. तो देखो जैसे पावर फेलियर, पहले कामोटे में भाई साहब रेगुलरली कम से कम 2 दिन 8-8 घंटे लाइट जाती थी. फिर धीरे धीरे इन्होंने ट्यूसडे फिक्स किया, एक ट्यूसडे, फिर मतलब हर ट्यूसडे को जाती थी, लेकिन अभी कभी कभार एक ट्यूसडे में चली जाती है. ठीक है. सो इस तरीके का जो तो पावर फेलियर क्या ये बिजनेस को इंपैक्ट करेगा? यस, इंपैक्ट करेगा. ठीक है. तो ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी का खराब होना, पावर फेलियर होना, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स. ठीक है. अचानक भयानक में रॉ मटेरियल्स ज्यादा नहीं आ रहे हैं, स्ट्राइक्स बाय वर्कर्स, ये सारे तमाम चीजों की वजह से जो प्रोडक्शन का इंपैक्ट होता है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आपका ज्यादा करके टेम्पररी होता है. इन चीजों को हम आसानी से फिक्स कर सकते हैं. ठीक है. ओके. So it is caused due to temporary problems as mentioned above. In 2018, all workers of Royal Enfield Bullet के union in Chennai plant went on a strike for almost 2 months between September to October. This is a classic example of frictional unemployment. ठीक है. ये भाई साहब स्ट्राइक पे चले गए. कुछ मैनेजमेंट के साथ भाई साहब फसाद हुआ रहेगा. ठीक है. किसी रीजन को लेकर, पगार बढ़ाने को लेकर या वर्किंग कंडीशंस को लेकर. तो ये रॉयल एनफील्ड के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है चेन्नई में, उसमें ये स्ट्राइक हुआ, जिसके वजह से भाई साहब सितंबर टू अक्टूबर में कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुआ 2018 में. ठीक है. दिस इज अ केस ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट किसके वजह से होता है? पावर फेलियर, मशीनरी फेलियर, स्ट्राइक्स बाय वर्कर्स एक्सेट्रा, इन सब चीजों की वजह से होता है. जनरली इसका एक टेम्परेरी फेज होता है. इट कैन बी इजिली फिक्स्ड. ठीक है. ओके. कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. एनीवन हु इज नॉट गेनफुली
employed in any productive activity is called as unemployed, semi-employed, employed or underemployed. So this will be underemployed. ठीक है? Okay. The type of unemployment absorbed during slack season is called as seasonal, industrial, cyclical, technological. क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? Seasonal. ठीक है? Complete the following statements by choosing the correct alternative. Dash unemployment is also known as invisible unemployment. Seasonal, urban, rural, disguised. Disguised. ठीक है? Disguised unemployment को अपन invisible unemployment भी बोलेंगे. Dash unemployment is a form of open employment. Unemployment. Industrial, educated, seasonal or frictional. तो आपका industrial unemployment is a form of open unemployment. Suggest an economic term for the given statements. A situation where people in the age group of 15 to 59 years are able and willing to work at the prevailing wage but unable to get a job. इनको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब? Unemployment. ठीक है? This is known as unemployment. A situation in which more people are doing the work than actually required. आप बताइए. More people. Disguised unemployment हो जाएगा ना भाई साहब. ठीक है? A situation more people are doing the work than actually required. ठीक है? So आपका हो जाएगा disguised unemployment. ठीक है? A situation where people are educated and willing to work but they do not get jobs. हाँ? Simple नहीं ये अनएम्प्लॉयमेंट का है भाई साहब डेफिनेशन. ठीक है? पीपल आर एडुकेटेड एंड विलिंग टू वर्क बट दे आर एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे अपन इसको. ठीक है? एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है? ओके. अनएम्प्लॉयमेंट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी. तो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है? दिस इज नोन एज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट. क्लियर है? ओके ओके ओके. कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. द वेरियस कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया कैन बी एक्सप्लेन्ड. वेरी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, expectations towards employment, growth of jobless labor force, migration of rural population, excessive use of machinery, agriculture is seasonal in nature, lack of skill development programs, slow rate of economic development. तो अपन बात करते हैं very high population growth. तो obviously we all know that we have rapidly expanded in terms of population. The population in our country grew at rapid pace over the last few decades. This resulted in extensive increase in labor force. It has mainly led to the problem of unemployment. Expectations towards employment. Educated youth in India aspire for white collar jobs. इनको भाई साहब एक आराम की नौकरी चाहिए. व्हाइट कॉलर जॉब मतलब ऑफिस में जाएंगे ठांड बाट से भाई साहब एसी के नीचे कंप्यूटर चलाते हुए कोई काम करेंगे. ये इनका एक्सपेक्टेशन हो जाता है. अगर आपको पास डिग्री है तो दिस इज द ओनली थिंग दैट आई विल डू. ठीक है? दे डू नॉट हैव एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट. मतलब ये अपने एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट मतलब आप कुछ करो ना भाई साहब. अगर आपको ऐसा टाइप का ड्रीम जॉब नहीं मिल रहा है, व्हाट डू यू डू? व्हाट डू यू डू देन यू बेसिकली किसी बिजनेस में जाओ ना, कोई नया स्टार्टअप डालो, कुछ सोचो. ठीक है? ये एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को भाई साहब मार देता है. ऐसी सोच एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को मार देगी. ठीक है? कि हमको भाई साहब ठांड बांट वाला एक जॉब मिलेगा, अभी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे और भाई साहब व्हाइट कॉलर जॉब करेंगे. जनरली ये नहीं होता है, और जब ये नहीं होता है तब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो and your entrepreneurial spirit goes for a toss. ठीक है? Okay. Therefore, they do not make any additional efforts to set up their own venture and be self-employed. तो अगर भाई साहब आपको कहीं से जॉब नहीं मिल रहा है, why don't you set up your own venture? आज की तारीख में तो अपना बिजनेस फेवरिंग इकोनॉमी है. एक टाइम था जब हमारा बिजनेस फेवरिंग इकोनॉमी नहीं था, बट नाउ वी कैन मेक यूज ऑफ द मार्केट फोर्सेस विच आर इन आवर फेवर. ठीक है? Further, graduates prefer to remain unemployed till they get a job which matches their expectations in terms of salary and nature of work. तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. ज़्यादा करके जो ग्रेजुएट्स होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, इनका ये मानना होता है कि जब तक मुझे अपने मनपसंद जॉब मतलब इन टर्म्स ऑफ वर्क एनवायरनमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ सैलरी नहीं मिलता है, तब तक देखेंगे भाई साहब. ठीक है? तो ऐसा अभी देखो ग्रेजुएट कौन बनता है? जिसके घर में भाई साहब खाने पीने की कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना, जिसके घर में एजुकेशन को प्राथमिकता दी गई है. एजुकेशन को तो आप तभी प्राथमिकता दे सकते हैं ना जब आपका खाना पीना मेंटेन हो रहा हो. अभी इस चीज़ को समझो. ठीक है? कि ग्रेजुएट कौन बनता है? जनरली जिसके घर में कम से कम खाना पीना और बाकी सब एनवायरनमेंट ठीक है, उसको सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है. ठीक है? अब ये ग्रेजुएट बन गया है, आज की तारीख में ग्रेजुएट बन गया और ये ड्रीम जॉब ढूंढ रहा है भाई साहब. इसको सैलरी भी अच्छी मिले और वर्किंग कंडीशंस भी. और जब तक नहीं मिल रहा है तब तक क्या हो रहा है? खाना पीना तो मिल रहा है ना भाई साहब.
खाना पीना मिल रहा है, रहने को भी मिल रहा है, तो इसका जो जॉब हंटिंग का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, और प्लस इसके अंदर कोई ऐसा उत्साह नहीं रहता है कि खुद से कुछ करें, ठीक है। ये बड़ा एक स्लो प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। अक्सर हम अनएम्प्लॉयड यूथ को दोष देते हैं, लेकिन उनका दोष भी नहीं है ना, आपने उनको ऐसे परिवेश में ही उनकी भाई साहब परवरिश की है जहाँ पे वो अगर अनएम्प्लॉयड रहते भी हैं तो भी भाई साहब उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको भाई साहब खाना मिल रहा है। अगर कहीं कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए कि तुमको खाना नहीं मिलेगा, भाई साहब तुम अगर काम नहीं करोगे तो तुम क्या रास्ते पे नहीं उतरोगे काम ढूंढने के लिए या काम करने के लिए? कुछ भी काम करोगे ना तभी, तब तुम मतलब तवे पे आ गए ना भाई साहब, तब तुम करोगे ही कुछ, है ना। ये ऐसा सिचुएशन इनके लाइफ में नहीं आता है जनरली, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग दैट हैपेंस। ओके, ग्रोथ ऑफ जॉबलेस लेबर फोर्स सिंस इंडिपेंडेंस, although there has been economic growth in our country, the growth rate of employment opportunities has been considerably less. तो employment opportunities भाई साहब considerably less है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो अपना यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर दैट इज, और आपका भाई साहब प्राइवेट सेक्टर भी है, और दोनों ही अपने तरीके से लेबर फोर्स को एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है। सो कंसिडरेबली लेस है। जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ा है उस रेट से ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं हुआ है, ठीक है। Moreover, the rate of economic growth has not been adequate enough to absorb the increasing labor force. जिस तरह से इकोनॉमी में ग्रोथ हुई है उस तरह से भाई साहब इंक्रीजिंग लेबर फोर्स को अपन अब्सॉर्ब कर पाए ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। ओके, सो इन सिंपल वर्ड्स ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स इज मोर देन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आपका लेबर फोर्स का जो ग्रोथ है वो इकोनॉमिक ग्रोथ से ज्यादा हुआ है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स मतलब पॉपुलेशन, ठीक है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ से ज्यादा है। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ, फैक्ट्रीज का एस्टैब्लिशमेंट होना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होना, ये सब कम हुआ है, ये ज्यादा हुआ है। एज अ रिजल्ट देयर इज अ वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। तो पूरे कंट्री में भाई साहब भर भर के अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन, अभी रूरल पॉपुलेशन में जैसे आपने देखा कि काफी सारा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसके वजह से एक बहुत बड़ा वर्क फोर्स क्या हो रहा है, ये शहरों की तरफ मूव हो रहा है। देयर इज अ ह्यूज माइग्रेशन टुवर्ड्स, ठीक है, माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन। There has been continuous migration of people from rural to urban areas in search of jobs. This has increased the problem of unemployment in the urban areas. तो भाई साहब अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा बढ़ गया है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई साहब सबको लग रहा है कि शहर में आएंगे किस्मत चमक जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब आपको रहने को नहीं है, खाने को नहीं है, आप क्या, तो ये क्या होगा भाई साहब, एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स इस एक्सपेक्टेशन के साथ आ रहा है कि भाई साहब चलो गांव में कुछ नहीं बन रहा है, अपन शहर में जाके कुछ करेंगे, लेकिन एक्चुअली में शहर में भी कुछ नहीं हो पा रहा है, ठीक है, और हो भी पा रहा है तो उस रेट से नहीं हो पा रहा है। तो देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज जनरेटेड इन अर्बन एरियाज। एक्सेसिव यूज ऑफ मशीनरी, देखो हमारा यहाँ पे अभी लोग मशीन्स यूज करेंगे क्योंकि लेबर का पैसा बच रहा है, लेबर का झंझट भी बच रहा है, ठीक है। तो जब हम मशीन्स यूज करते हैं, एक मशीन 100 के बराबर काम कर देगी, तो वो 100 लोग तो अनएम्प्लॉयड हो गए ना भाई साहब, ठीक है। सो इन इंडिया मैन पावर इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज, बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटीज में। अंडर दिस सर्कमस्टेंस द कंट्री शुड हैव लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जहां पे लेबर का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो। लेकिन अभी इकोनॉमी बढ़ रही है तो सब लोग मशीन्स ओरिएंटेड प्रोडक्शन में जा रहे हैं, so that labor force is efficiently utilized. However, producers are increasingly substituting capital for labor in the industries as well as in agriculture. पहले भाई साहब एक खेत हुआ करता था, उस खेत में 50 लोग काम कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है, इरिगेशन का। आज की तारीख में एक ट्रैक्टर उनका काम कर देता है भाई साहब, एक ट्रैक्टर उनका काम 2 घंटे में कर देगा जो भाई साहब 7 दिन में करेंगे, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग हियर, ओके। तो लेबर जो है अभी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेबर की रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है बिकॉज वी आर इनटू एक्सटेंसिव यूज ऑफ मशीनरी। आज की तारीख में इंडिया इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रैक्टर्स। अभी एक ट्रैक्टर भाई साहब 50 फार्मर का काम कर सकता है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। इंडिया आज की तारीख में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रैक्टर्स है, यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं ट्रैक्टर्स, इतनी ज्यादा मात्रा में बन रहे हैं। तो जिस कंट्री में इतनी ज्यादा मात्रा में ट्रैक्टर्स बन रहे हैं वहां पे लेबर फोर्स से इंपैक्ट होगा ही ना भाई साहब। एक ट्रैक्टर 50 फार्मर का अगर काम कर रहा है तो इसमें सोचिए कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड होंगे। तो क्या हम मशीन्स चलाना बंद कर दें? नहीं, हमको भाई साहब वो ऐसे अपॉर्चुनिटीज, ऐसे भी कुछ काम होंगे जो सिर्फ लेबर से ही हो सकते हैं जो आपके मशीन से नहीं हो सकते, ठीक है। एग्रीकल्चर इज सीजनल इन नेचर। अभी आपका एग्रीकल्चर देखो इन इंडिया इज सीजनल बाय नेचर एंड डिपेंड्स ऑन मॉनसून, ओके। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज
poor soil fertility, outdated production techniques, non-availability of certified seeds and fertilizers reduce the capacity of Indian agriculture. तो ये सारे impacts आते हैं भाई साहब. Lack of skill development programs. ठीक है, there are limited number of vocational skill development courses that are compatible to the Indian industry. ठीक है, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं that are मतलब आपके जो स्किल डेवलपमेंट है वो बहुत लिमिटेड नंबर है. ठीक है, ऐसा कोई स्किल डेवलपमेंट स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से भी ज़्यादा लॉन्च नहीं हो रहा है, जिससे जो लेबर है चलो एडुकेटेड हो गया, लेकिन एडुकेटेड होने के बाद सारी कंपनीज को एक स्किल सेट चाहिए. अगर उनको नहीं मिलता है तो आपके पढ़े लिखे होने का उनका कोई काम नहीं है. ठीक है, सो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी साथ साथ पैरेलली चलने चाहिए. आपका जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP है वो आपका ये इसको केटर कर रहा है, मतलब आप साथ साथ इसको सीखोगे, स्किल डेवलपमेंट भी होगा. जनरली देखा जा रहा है कि भाई साहब पढ़ लिख तो जा रहे हैं लोग, लेकिन उनका स्किल यूटिलाइज नहीं हो रहा है. तो पढ़ने लिखने के साथ भाई साहब आपका स्किल भी डेवलप हो, इस तरीके की एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई है. ठीक है, सो देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ वोकेशनल skill development courses that are compatible to the Indian industry. As a result, there is a shortage of skilled manpower needed by the industry. The skilled manpower remains unemployed. तो skilled manpower भाई साहब आपका unemployed है. Clear है? Are we clear on this one, people? Slow rate of economic development. The rate of economic development in India is very slow. ठीक है, भाई साहब economic development नहीं होगा तो jobs create नहीं होंगी, markets create नहीं होंगे, तो obviously unemployment की situation बनी रहेगी. Inadequate irrigation facilities, insufficient availability of fertilizers, unsatisfactory growth of infrastructure. Infrastructure मतलब ट्रांसपोर्ट और रोड की फैसिलिटीज can be attributed to inadequate industrial expansion in the country. तो इसमें भाई साहब inadequate industrial expansion हो रहा है. ओके, आज इतना तक ही रखते हैं भाई साहब. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम.